दोस्तों नमस्कार। टारगेट विद रवि में आपका स्वागत है। आज हम गुप्त काल से संबंधित प्रमुख जो एमसीक्यूज हैं, मल्टीपल चॉइस के जो क्वेश्चन हैं, उन पर चर्चा करेंगे। यह टेस्ट सीरीज यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा रेलवे एनटीपीसी का जो सीबीटी 1 का एग्जाम होगा उसमें सामान्य अध्ययन संबंधी जो प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके साथ ही एसएससी सीजीएल आरपीएफ कांस्टेबल एसआई के जो एग्जाम होंगे उन सभी के लिए भारतीय इतिहास जो सामान्य अध्ययन का खंड है उनसे पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आज आयोग के द्वारा जो 2 पालियों में उत्तर प्रदेश पीसीएस जो प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन होना है दिसंबर माह में 7 से 8 दिसंबर के मध्य, तथा 22 दिसंबर को जो समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी की जो प्रारंभिक परीक्षा है उनके लिए आयोग ने एक नोटिस जारी कर दिया गया है कि यह परीक्षाएं अब 2 पालियों में आयोजित की जाएंगी तथा नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है उसे इन परीक्षाओं में अपनाया जाएगा। तो आप अपनी तैयारी को आप और मजबूत कर दीजिए ताकि प्रारंभिक परीक्षा को सफल कर जो मुख्य परीक्षा है उसमें आप बैठ सकें। एलुसेंट वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान की इस बुक के माध्यम से हम इन प्रश्नों की व्याख्या कर रहे हैं ताकि आने वाले जो एग्जाम हैं उनमें अधिक से अधिक लाभ उठाया जा सके। तो गुप्त काल से संबंधित 4वीं से 6वीं शताब्दी के मध्य भारत में एक विशाल जो साम्राज्य का उद्भव हुआ उसे गुप्त काल कहा गया। इसे साहित्य तथा कला का भी स्वर्णकाल कहा जाता है। इस वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे, जिसके ये पहला प्रश्न इसी से संबंधित है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन थे। तो गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे। 319 से लगभग में 319 से 500 ईस्वी के मध्य, ईसा पूर्व नहीं, इसमें ईस्वी लिखेंगे यानी एडी, जबकि मौर्य काल में आप बीसी लिखते थे तो ईसा पूर्व का उससे तात्पर्य हो जाएगा, जबकि एडी यानी ईस्वी का जो समय 319 से 500 ईस्वी के मध्य गुप्त काल का शासन रहा है। तो पहले का जो प्रश्न है आपका गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है गुप्त किसके सामंत थे। तो गुप्त आरंभ में किसके सामंत थे। तो कुषाणों के सामंत थे। 2 का आपका ऑप्शन 20 में राइट हो जाएगा। तीसरा प्रश्न दिया है गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी। तो महाराज धीराज की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम था। ये सभी प्रश्न जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन्हें हम कम समय में हल करेंगे ताकि आने वाली परीक्षा में आपको लाभ हो सके। प्रश्न नंबर 4 दिया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। एक तरफ इसमें अभिलेख दिया है, दूसरी तरफ शासक का गुप्त शासक का नाम दिया गया है ताकि जो सही ऑप्शन है सही मिलान हम कर सके। तो 4 का आपका ऑप्शन इसमें आपका ए सही हो जाएगा, यानी 1 2 3 4। इसमें देखते हैं जो इलाहाबाद या प्रयाग प्रशस्ति का जो अभिलेख है ये सम्राट समुद्रगुप्त से संबंधित है, जिसे भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी गई है। दूसरा है बिलसर जो स्तंभ लेख है ये गुप्त सम्राट कुमारगुप्त से संबंधित है। भीतरी स्तंभ लेख ये स्कंदगुप्त से संबंधित है, जिनके समय हुणों के आक्रमण हुए। हुण आक्रमण से संबंधित जो गुप्त शासक है वह स्कंदगुप्त है। जबकि मंदसौर लेख ये बंधु बर्मन से संबंधित है। तो ऑप्शन आपका ए यानी 1 2 3 4 इसमें राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी तथा गणितज्ञ था। तो महान खगोल विज्ञानी भी, उसके साथ साथ गणितज्ञ भी था। तो 5 का ऑप्शन इसमें सी सही हो जाएगा। आर्यभट्ट खगोल विज्ञानी एवं गणितज्ञ भी थे। तो सी ऑप्शन 5 का आपका राइट हो जाएगा। गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा क्या थी। तो गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा संस्कृत थी। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। इतिहासकार V.A. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा था। तो इस समुद्रगुप्त को V.A. स्मिथ ने भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी थी। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इनके द्वारा दक्षिणावर्त तथा उत्तरावर्त के अनेक राज्यों को, अनेक शासकों को जो पराजित करके उन्हें अपने साम्राज्य में विलय किया था। प्रश्न नंबर 8 दिया है गुप्त वंश का वह शासक कौन था जिसने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका। तो यह स्कंदगुप्त हो जाएगा। सी ऑप्शन, यानी स्कंदगुप्त के समय भारत में हुण आक्रमण हुए, जिनके जो प्रमुख थे उनमें तोरमाल तथा मिहिरकुल ये सभी हुण आक्रमणकारियों के प्रमुख थे, उनके नेतृत्व करता थे। तो 8 का ऑप्शन इसमें सी राइट हो जाएगा। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था। 9 जो प्रश्न है इसमें दिया है कि गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था। कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। और यह चंद्रगुप्त सेकंड यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो शासक थे इनके समय जो नवरत्न, इनका जो दरबार था वह नवरत्नों से भरपूर था। इसमें अनेक विषय संबंधित। तो 9 का आपका ऑप्शन इसमें ए राइट हो जाएगा। कला साहित्य के लिए गुप्त राजवंश प्रसिद्ध था। 10वां प्रश्न दिया है अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित हैं। तो अजंता कलाकृतियाँ ये गुप्त काल से संबंधित है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे। तो किसके दरबार से कालिदास जो है संबंधित थे। तो 11 में आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चंद्रगुप्त सेकंड या विक्रमादित्य जिन्हें कहा जाता है, इनके दरबार से कालिदास संबंधित थे।
12 नंबर प्रश्न दिया है, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो अजंता चित्रकारी का जो विषय वस्तु है वह जो संबंधित है वह बौद्ध धर्म से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था। तो उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था वह नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था, जो बौद्ध शिक्षा के लिए विश्वविख्यात विश्वविद्यालय था। इसकी स्थापना कुमारगुप्त के द्वारा की गई। जो कुमारगुप्त शासक थे इनके द्वारा की गई थी। एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो एरण अभिलेख का संबंध गुप्त सम्राट भानुगुप्त से जो संबंधित है। इसमें किसी भोजराज के मृत्यु के बाद उनकी पत्नी द्वारा सती प्रथा को अपनाए जाने का उल्लेख मिलता है। तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न दिया है, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आए? तो फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त सेकंड के समय भारत आए। एक चीनी यात्री थे। तो 15 का आपका ऑप्शन इसमें डी राइट होगा। चीनी यात्री फाहियान ये चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में भारत आए थे। अगला प्रश्न दिया है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग यानी गोल्डन एज था। तो इसे गुप्त काल कहा जाएगा। कला तथा साहित्य के विकास के दृष्टिकोण से इसे भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग का काल कहा जाता है। तो 16 का आपका ऑप्शन डी इसमें राइट होगा। प्रश्न नंबर 17 दिया है, फाहियान कहाँ का निवासी था? तो चीन का निवासी था। आप सभी जानते हैं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सेतुबंध का रचनाकार प्रगटसेन सेकंड किस वंश का शासक था? तो 18 का आपका ऑप्शन ये वाकाटक हो जाएगा। वाकाटक जो वंश है ये प्रगटसेन सेकंड वाकाटक वंश से संबंधित है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। प्रश्न नंबर 19 दिया है, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कविराज की संज्ञा दी गई है। ऑप्शन सी इसमें राइट होगा। स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम, तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है सक्रोपम किस गुप्त शासक को कहा गया? तो स्कंदगुप्त को कहा गया। तो किस स्तंभ लेख में इसे सक्रोपम कहा गया? तो इसे कहोम स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विशेष प्रारंभिक परीक्षा तथा समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी की जो प्रारंभिक परीक्षा आयोजित होने वाली दिसंबर माह में उन सभी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? तो 21 का आपका ऑप्शन इसमें बोध गया में समुद्रगुप्त जो गुप्त शासक थे उनसे अनुमति मांगी गई थी और यह अनुमति श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने मांगी थी। प्रश्न नंबर 22 देखते हैं, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? तो मंदिर निर्माण कला का जो सर्वप्रथम जन्म है वह गुप्त काल में ही हुआ। गुप्त काल में भागवत धर्म। 22 का आपका ऑप्शन इसमें भी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त सेकंड ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? शकों का उन्मूलन करने के बाद, गुप्त सिंहासन पर बैठने के बाद, या चांदी के सिक्के जारी करने पर, या उपरोक्त सभी? तो 23 का आपका ऑप्शन शकों का उन्मूलन करने के बाद चंद्रगुप्त सेकंड में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो गुप्त काल के जो सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे वो भगवान विष्णु थे। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त सेकंड ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे? तो चांदी के विशेष सिक्के इस शकों को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त सेकंड ने जारी किए थे। ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, मेहरौली यानी दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? तो इसका निर्माण 4th सदी में हुआ। तो ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न देखते हैं, फाहियान और हवेनसांग ने राज्यों को देखा चंद्रगुप्त मौर्य एवं हर्ष तथा चंद्रगुप्त मौर्य विक्रमादित्य को, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या कृष्णदेव राय को, तो या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या फिर हर्षवर्धन को? तो ऑप्शन डी इसमें आपका राइट हो जाएगा। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय चीनी यात्री फाहियान भारत आए। इसके साथ ही हर्षवर्धन के समय हवेनसांग, जो हर्षवर्धन ये वर्धन वंश के शक्तिशाली शासक थे। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 दिया है, धन्वंतरी कौन थे? धन्वंतरी थे चंद्रगुप्त मौर्य के विख्यात जनरल, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राजदरबार के नवरत्न में से एक, जो कि चिकित्सक के रूप में प्रसिद्ध थे। तो इसमें बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। धन्वंतरी चिकित्सक थे। गुप्त शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? तो गुप्त शासन प्रणाली राजतंत्रात्मक थी। ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ फोको की निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता है? बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का, बौद्ध राज्यों का, गौतम बुद्ध के उपदेशों का, या बौद्ध विहारों स्तूपों एवं विहारों का? तो 30 का आपका ऑप्शन इसमें ए सही हो जाएगा। इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का विवरण नहीं मिलता। ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन है? तो गुप्त कला स्थापत्य कला का जो सर्वोत्कृष्ट मंदिर इनमें से जो है वह आपका देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है यह ईंट निर्मित मंदिर, ईंटों से निर्मित मंदिर आपका
बी ऑप्शन यानी देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। हालांकि इसके साथ भी अन्य मंदिर भी हैं जो ईंटों से निर्मित है, ऊपर चर्चा बाद में करेंगे। अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण जो है गुप्त काल में हुआ, यानी जो अजंता की गुफाएं हैं उनमें से कौन सी गुफाएं ऐसी हैं जिनका निर्माण गुप्त काल में हुआ, तो इनमें से जो गुफा नंबर 16, 17 तथा 19 है, इनका निर्माण गुप्त काल में हुआ। अगला प्रश्न है, अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे, तो अमरकोश के लेखक जो अमर सिंह है वह आपके चंद्रगुप्त सेकंड यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार से जुड़े थे। गुप्त संवत 319 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो यह श्रेय चंद्रगुप्त प्रथम को दिया जाता है, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था, चंद्रगुप्त प्रथम ने जो गुप्त संवत का प्रारंभ किया था वह किस उपलक्ष्य में किया था, अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में, यानी अपने राज्यारोहण को यादगार बनाने के लिए इन्होंने गुप्त संवत का प्रारंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 36 है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हरिसेन ये समुद्रगुप्त के दरबार का जो है दरबारी कवि था, ऑप्शन ए इसमें आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुप्तकाल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है, इसमें कला साहित्य के क्षेत्र में जो विकास है वह अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा था, तो ऑप्शन इसमें बी आपका राइट हो जाएगा। 37 नंबर जो प्रश्न है इसका बी ऑप्शन आपका राइट होगा। सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ, तो सारनाथ का जो धमेक स्तूप है उसका निर्माण गुप्त काल में हुआ, ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था, तो गुप्त काल में जो सोने की मुद्रा थी उसे दिनार कहा जाता था, इसमें ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न यह है क्वेश्चन नंबर 40, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है, तो कुमार संभव महाकाव्य की जो रचना है वह किसके द्वारा की गई, तो वह कालिदास के द्वारा की गई, ऑप्शन डी इसमें राइट होगा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग क्या है, तो कुमारगुप्त के द्वारा इसकी स्थापना की गई जो कि गुप्त शासक थे, तो ऑप्शन सी इसमें आपका राइट हो जाएगा। 41 नंबर जो प्रश्न इसका सी ऑप्शन राइट होगा। गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी, तो गुप्त काल में भू राजस्व की दर उपज का यानी कुल उपज का 6ठा भाग यानी 1/6 भाग होती थी। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी, तो नगरों का जो क्रमिक पतन है उसकी शुरुआत जो हुई वह गुप्त काल में हुई, ऑप्शन ए इसमें 43 नंबर जो प्रश्न है इसका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। जो अनेक महत्वपूर्ण नगर थे कन्नौज, काशी, मथुरा, इन नगरों का जो क्रमिक रूप से पतन है वह गुप्त काल में आरंभ हो गया। अगला प्रश्न, किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे, इसमें गुप्त शासकों के द्वारा मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक जो गांव है वह अनुदान में दिए गए। 45 नंबर प्रश्न देखते हैं, दिल्ली के मेहरौली के कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसके स्मृति में है, तो 45 नंबर प्रश्न का आपका बी ऑप्शन राइट होगा, चंद्र की स्मृति में है। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र, कालिदास जी के द्वारा जो रचित नाटक है इसका नायक कौन है, तो 46 नंबर प्रश्न का आपका सी सही हो जाएगा, अग्निमित्र, जो कि शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के जो उत्तराधिकारी है अग्निमित्र से संबंधित है, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है, तो समुद्रगुप्त की जो सैनिक उपलब्धियां हैं उनका जो विवरण है वह किस अभिलेख से संबंधित है, तो वह प्रयाग अभिलेख में संबंधित है, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी, तो स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी किस काल में थी, तो वह गुप्त काल में थी, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ, तो वह भी आपका गुप्त राजवंश है। इस वंश के शासक स्कंदगुप्त के द्वारा हुन आक्रमण से भारत को जो सुरक्षित किया गया, अपने साम्राज्य को सुरक्षित किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा है, मालविकाग्निमित्र नाटक लिखा है, अभिज्ञान शाकुंतलम, जानकी हरण या विक्रमोर्वशीयम, तो 50 का आपका ऑप्शन इसमें डी सही हो जाएगा, जानकी हरण की रचना कालिदास जी के द्वारा नहीं की गई। प्रश्न नंबर 51 देखते हैं, अजंता गुफाओं के सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ है, तो अजंता गुफाओं जैसी जो गुफाएं मध्य प्रदेश में वह बाघ यानी धार की मध्य प्रदेश में धार यानी बाघ में स्थित है, तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। गुप्त वंश से लगभग किस अवधि में शासन किया, तो ये 319 से 350 जो 319 से 500 ईस्वी में इस काल में जो है गुप्त शासकों ने शासन किया। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई मौर्य काल में, गुप्त काल में, कुषाण काल में या फिर हर्षवर्धन यानी वर्धन काल में। 53 नंबर प्रश्न का आपका सी ऑप्शन राइट होगा, गुप्त काल में बाल विवाह की शुरुआत यानी उसकी जो प्रथा है वह शुरू हो गई थी। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए, तो सोने के जो सर्वाधिक सिक्के हैं वह गुप्त काल में ही जारी किए गए। हालांकि भारत में सर्वप्रथम जो स्वर्ण सिक्के हैं वह कुषाण शासक विम कडफिसेस के द्वारा जारी किए गए। विम कडफिसेस को इसका श्रेय जाता है, तो 55 नंबर प्रश्न का आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यूरोपीय भाषा में अनुदित
या अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? तो यूरोपीय भाषा में अभिज्ञान शाकुंतलम जो भारतीय ग्रंथ है, ये यूरोपीय भाषा में अनुवादित पहला भारतीय ग्रंथ हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो एरन अभिलेख से मिलता है। जो भानुगुप्त जो गुप्त शासक है उनसे, उनके कार्यकाल से, शासनकाल से संबंधित है। गुप्त वंश के निम्नलिखित जो शासक हैं उन्हें क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो क्रमानुसार व्यवस्थित करने समय आपका सबसे पहले जो है श्रीगुप्त हो जाएगा। श्रीगुप्त के बाद फिर घटोत्कच हो जाएंगे। घटोत्कच के बाद फिर आपका चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएंगे। चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय, उसके बाद आपका कुमारगुप्त, और कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त। तो ई ऑप्शन आपका इसमें 1 2 3 4 5 आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त होता है? 58 नंबर प्रश्न है। गुप्तकालीन जो सिक्के हैं उनका सबसे बड़ा ढेर यह कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो यह बयाना, भरतपुर से प्राप्त हुआ है। ये ऑप्शन आपका राइट होगा। किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? तो नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक गुप्त शासक कुमारगुप्त को माना जाता है। 59 नंबर प्रश्न का आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 60 नंबर कथन कांड से संबंधित है। प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था का अभ्युदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है। गुप्त काल में, ये कथन आपका सही हो जाएगा। कारण देखते हैं, दूसरा भी कथन दिया है, सॉरी। गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ था। तो कथन ए और आर दोनों ही सही हैं, परंतु इनकी व्याख्या सही नहीं है। तो 60 का आपका ऑप्शन 20 में राइट हो जाएगा। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित किस एक पत्तन से संचालित होता था? तो उत्तर भारतीय व्यापार जो संचालित होता था वह ताम्रलिप्ति से संचालित होता था, जबकि भड़ोच जो है, भरूच ये पश्चिमी बंदरगाह था। अगला प्रश्न देखते हैं। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते हैं? सोने के जो सिक्के थे उन्हें दिनार कहा जाता था। चांदी के सिक्कों से संबंधित जो प्रश्न पूछा गया है तो इन्हें रूपक कहा जाता था। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। 63 नंबर प्रश्न में एक तरफ सूची 1 है, सूची सेकंड में जो विषय दिए गए हैं वह कौन सा व्यक्तित्व है जो विषय विशेष से संबंधित है? 63 नंबर प्रश्न का आपका ऑप्शन इसमें सी सही हो जाएगा। यानी विशाखदत्त ये नाटक से संबंधित हैं, जबकि वराह मिहिर ये खगोल विज्ञान संबंधित हैं। चरक चिकित्सा से संबंधित हैं, जबकि ब्रह्मगुप्त ये गणित से संबंधित है। यानी विशाखदत्त नाटक से, वराह मिहिर खगोल विज्ञान से, चरक चिकित्सा से, जबकि जो ब्रह्मगुप्त हैं ये गणित से संबंधित हैं। तो 63 नंबर प्रश्न का आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 दिया है। चंद्रगुप्त सेकंड के काल में विद्या, कला, साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? तो साहित्य, कला, विज्ञान का जो प्रमुख केंद्र था वह उज्जैन था। 64 नंबर प्रश्न का आपका सी ऑप्शन राइट होगा। कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती? कालिदास जी की जो कृति जिसकी गिनती, जिसकी गणना विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में की जाती है तो वह आपका अभिज्ञान शाकुंतलम हो जाएंगी। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्न में से किसको है? तो दशमलव प्रणाली जो आविष्कार का श्रेय है ये गुप्त युग को है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? तो गुप्त वंश के पतन का जो कारण नहीं था उसे देखते हैं। स्कंदगुप्त के बाद केंद्र की शक्तियों का दुर्बल हो जाना तो सही है। हुणों का आक्रमण स्कंदगुप्त के समय हुआ, ये भी सही है। प्रांतीय शासकों का विद्रोह, ये भी सही हो जाएगा। सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह, यह ऑप्शन इसमें सही नहीं होगा, क्योंकि सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह जैसी कोई व्यवस्था गुप्त काल में देखने को नहीं मिलती है। 67 नंबर प्रश्न का आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 68 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को वीणा बजाते हुए जो आकृति में अंकित करवाया है? तो यह समुद्रगुप्त हो जाएगा। इन्हें कविराज की संज्ञा भी दी गई है। 68 नंबर प्रश्न का आपका बी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित करवाया? तो वह आर्यभट्ट है, जिन्होंने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया था। गुप्तकालीन जो पुस्तक है नवनीतकम, उसका संबंध किससे है? तो यह चिकित्सा से संबंधित है। नवनीतकम इंपोर्टेंट प्रश्न है। नवनीतकम संबंधित है गुप्तकाल से, और यह किससे संबंधित पुस्तक है? यह चिकित्सा संबंधित पुस्तक। तांबे का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो तांबे का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक रामगुप्त था। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। 76 देखते हैं। किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय स्थापित की? तो समुद्रगुप्त हो जाएगा। इन्होंने दक्षिणापथ के 12 तथा उत्तरापथ के 9 राज्यों पर विजय प्राप्त की थी, जिस कारण इन्हें V.A. स्मिथ के द्वारा भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी थी। तो 76 नंबर प्रश्न का आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा।
अगला प्रश्न दिया है सर्वराजोच्छेता यानी सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाले की उपाधि किसे दी गई है? तो ये समुद्रगुप्त को दी गई है। ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। किसने अंतिम शक शासक रुद्र सिंह थर्ड को पराजित किया और उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया था? तो उनका नाम है चंद्रगुप्त सेकंड यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। 69 नंबर प्रश्न दिया है, 79% जो दिया है आपका, इसमें एक तरफ जो रचनाकार है तथा दूसरी तरफ उनसे संबंधित जो रचना है वो सम्मिलित करने के लिए दिया है। आर्यभट्ट की जो रचना है वह आर्यभट्टियम है। धन्वंतरी जो कि चिकित्सा संबंधित है, इनकी रचना नवनीतकम है। ये ध्यान रखेंगे, नवनीतकम किससे संबंधित है? चिकित्सा से। ब्रह्मगुप्त की पुस्तक ब्रह्म सिद्धांत है, जबकि वराहमिहिर की पुस्तक जो रचना है वह पंच सिद्धांतक है। तो इसमें आपका ऑप्शन ए ही राइट हो जाएगा, यानी 1, 2, 3, 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सुदर्शन झील जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त, ये ध्यान देंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के जो गवर्नर थे पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था सौराष्ट्र में, तथा इसकी मरम्मत पहली बार शक शासक रुद्रदामन ने कराई। दूसरी बार इसकी मरम्मत किसके द्वारा करवाई गई थी? तो 80 नंबर प्रश्न का आपका बी ऑप्शन राइट होगा। स्कंदगुप्त के द्वारा इसकी दूसरी बार मरम्मत कराई गई थी। सुमेलित करना है, एक तरफ प्रशासकीय विभाजन है यानी गुप्त काल में प्रशासन जो विभाजन किया गया, दूसरी तरफ है प्रशासक, उनसे संबंधित जो राजा जो देखभाल करने वाले होते थे, नेतृत्वकर्ता होते थे, उनका उल्लेख किया गया है। तो भुक्ति यानी जिसे प्रांत कहा जाता था, तो प्रांत का जो प्रभारी होते थे उन्हें उपरी कहा जाता है। विषय के जो प्रभारी उन्हें विषयपति कहा जाता था। नगर के प्रभारी को या प्रशासक को नगरपति कहा जाता था, जबकि ग्राम जो कि प्रशासनिक दृष्टिकोण से प्रशासन की अंतिम इकाई थी, ग्राम प्रशासन सबसे छोटी इकाई थी, तो इसका प्रधान ग्रामिक हो जाएगा। तो ए ऑप्शन 81 नंबर प्रश्न का आपका राइट हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न देखते हैं, कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं है इसमें? महासंधि विग्रहक युद्ध एवं शांति का मंत्री होता था। महादंडनायक ये सेना का सर्वोच्च पदाधिकारी है। विनय स्थिति स्थापक ये धार्मिक मामलों का प्रमुख अधिकारी है, जबकि महासवपति यह गज सेना का अध्यक्ष नहीं है। इसमें ऑप्शन आपका डी ही राइट हो जाएगा। सुमेलित करना है, क्वेश्चन नंबर 83 दिया गया है, एक तरफ भूमि है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित भूमि से संबंधित जो वर्गीकरण किया गया है उसमें सुमेलित करना है। तो क्षेत्र भूमि का तात्पर्य है कृषि योग्य भूमि है। इंपॉर्टेंट प्रश्न, इन सभी प्रश्नों को आप ध्यान से देखें, इनके शॉर्ट नोट्स भी बनाए, क्योंकि आने वाली जो प्रारंभिक परीक्षा है, चाहे वो किसी भी एग्जाम की हो, ग्रुप सी की हो या पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा हो, आरओ की प्रारंभिक परीक्षा हो, इन सभी के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। अक्षेत्र भूमि का संबंध कृषि योग्य भूमि से है। वास्तु भूमि ये निवास योग्य भूमि है। अपरहत भूमि ये जंगली भूमि से संबंधित है, जबकि खिल्ल भूमि यह कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि है। तो 83 नंबर प्रश्न का आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सुमेलित नहीं है? प्रयाग प्रशस्ति रविकीर्ति संबंधित है। किराता जूनियम भारवी संबंधित है। 10 कुमार चरितम की रचना जो है दंडिन के द्वारा की गई, जबकि मृच्छकटिकम यह सुद्रक द्वारा की गई। प्रयाग प्रशस्ति यह रविकीर्ति की रचना नहीं है, यह हर्षवर्धन के दरबारी कवि जो हरिसेन है उनसे संबंधित है। तो ऑप्शन इसमें ए आपका राइट हो जाएगा। कौन सही सुमेलित नहीं है? 85 नंबर प्रश्न है, कौन सुमेलित नहीं है? वाघभट्ट की रचना अष्टांग हृदय है, सही है। कामंदक की रचना नीतिसार है, ये भी सही है। विशाखदत्त का जो नाटक है मुद्रा राक्षस है, ये भी सही हो जाएगा। जबकि भरतहरि की रचना मेघदूतम नहीं है, इसमें ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। एक तरफ अधिकारी हैं तथा उनसे संबंधित जो उनका व्यक्तिगत रूप से जो नामकरण है वो दिया गया है। तो 86 नंबर प्रश्न में आपका देखते हैं, श्रेष्ठी जो साहूकार से संबंधित है, जबकि सार्थवाह ये पूछा जा गया प्रश्न है, सार्थवाह व्यापारी को काफिले से संबंधित है। कुलिक यह शिल्प या कारीगर है, जबकि कायस्थ को लेखक ये संबंधित हो जाएगा। तो 86 नंबर प्रश्न का आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 है, मिहिरकुल का संबंध किससे है? तो मिहिरकुल हमने पहले बताया है प्रश्न चर्चा करते हुए, तो ये हूण से संबंधित है। 87 नंबर प्रश्न का आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं, कन्नौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले कौन थे? तो कन्नौज को मोखरी शासक जो ग्रह वर्मा थे इनके द्वारा सर्वप्रथम महत्ता प्रदान की गई। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी धारण की थी, तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। 89 जो प्रश्न है इसका आपका सी ऑप्शन राइट होगा। कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ, कुतुब मीनार के निकट स्थित जो लौह स्तंभ है, वैज्ञानिकों का ध्यान यह क्यों खींच रहा है? तो अपनी जंग रोधकता कारण, यानी तब से अब तक इस लौह स्तंभ में जंग नहीं लगा है, जंग रोधी है, तो ये अपनी जंग रोधी प्रकृति के कारण ही वैज्ञानिकों का ध्यान खींचे हुए। तो 90 नंबर प्रश्न का आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, पुंड्रुवर्धन भुक्ति
प्रांत अवस्थित था, तो ये कहाँ अवस्थित है? उत्तर बंगाल में, बिहार में, आसाम में या फिर उड़ीसा में। यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा 2012 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। 92 जो नंबर प्रश्न है इसका आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, यह उत्तर बंगाल से संबंधित है। परम भागवत उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला भारत का नेपोलियन जिसे कहा गया, ये समुद्रगुप्त है। तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित में से किस शिलालेख से मिलती है? 94 नंबर प्रश्न का आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। दसपुर शिलालेख से रेशम बुनकरों की जो श्रेणी है उसकी जानकारी मिलती है। तो गुप्त काल से संबंधित ये 94 प्रश्न जो MCQs दिए गए हैं, ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं तथा आगे भी जो एग्जाम होंगे इनमें इनके पूछे जाने की प्रबल संभावना है। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसके लिए आप वीडियो को लाइक करेंगे तथा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।